गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सबको जो है दुर्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल जैसे अष्टमी था, आज नवमी है, फिर दशहरा है, कल दशहरा भी है। ठीक है, बीते हुए कल में जो है अष्टमी था, आज नवमी है और आने वाले कल में दशहरा है। ठीक है, ये बिल्कुल फेस्टिव टाइम होता है और मेरा बड़ा मन है मेरा कि मैं वेस्ट बंगाल में कभी जो है दुर्गा अष्टमी का फेस्टिवल देखूं। इस बार भी जो है वो मेरा बहुत मन था, लेकिन काम का शेड्यूल, ये सब चीज़ें पहले से प्लान हम चूंकि नहीं किए होते हैं। ये हमारी गलती है कि हमको पहले से प्लान कर लेना चाहिए। और फिर दुर्गा अष्टमी के समय जो है वो जो दुर्गा जी का जो पीक समय होता है, उस समय कि 9 दिन में शायद सप्तमी, अष्टमी, नवमी। और ये मुझे मेरा मतलब मुझसे आप पूछोगे मेरी इच्छा क्या है, तो मैं बोलूँगा कि मेरी इच्छा है कि मैं दुर्गा जी का फेस्टिवल जो है, दुर्गा अष्टमी नवमी का फेस्टिवल कोलकाता में देखूं मैं, और मैसूर में मैं दशहरा देखूं। बड़ी तारीफ सुनी, बचपन में पढ़ा करते थे किताब में कि मैसूर के अंदर जो है दशहरा जो है वो बड़ा भव्य होता है। वो भी देखने का बड़ा मन है मेरा। अब ये तो मैं अपनी इच्छाएं आपको बता रहा हूँ। आपसे भी मैं पूछूंगा कि आपका भारत में किस हिस्से को देखने का मन है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इंडिया में आप कौन सा भारत का हिस्सा आप देखना चाहते हैं, कहाँ जाने की आपकी मंशा है और क्यों। ठीक है, वाई एंड विच प्लेस। ठीक है, बताइएगा जरूर। ठीक है, मतलब अच्छा लगता है जानने में। जैसे मुझसे आप पूछोगे तो मेरी भी अजी मैं कौन सा हिस्सा नहीं देखा हूँ। मैं वेस्ट बंगाल सिर्फ एक जगह गया हूँ, मैं बागडोगरा एयरपोर्ट, वहाँ से मैं गया हूँ अपना जो है ये दार्जिलिंग वाला एरिया, वो जो वेस्ट बंगाल में आता है, वहाँ गया हूँ। पर एक्चुअल में कोलकाता कभी नहीं गया। और कोलकाता के बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, कोलकाता के बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, कोलकाता से है। और इनफैक्ट मैं कभी नहीं गया हूँ। मेरा पटना जाने का भी बड़ा मन है। अमृतसर तो हुआ है पर पटना भी मैंने देखा नहीं है, लखनऊ मैंने नहीं देखा है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने जो ये बड़े जो मुख्य शहर है वो आपने नहीं देखे, तो फिर आपने देखा क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि अपना देश इतना बड़ा है कि जब आप यहाँ होते हैं तब सोचते हैं विदेश में ये देखा। मतलब मुझसे पूछोगे मैं बोलूँगा मैंने कुआलालंपुर देखा हुआ है, मैंने जो है वो कई बड़ी कंट्रीज का, जैसे मैंने न्यूयॉर्क देखा हुआ, वॉशिंगटन डीसी देखा हुआ, कई बड़े शहरों को देखा हुआ है। लेकिन जब अपने देश में बात आती है ना, तो मैं अपने देश में जो है मेरे को यदि आप पूछोगे कि आपकी सबसे फेवरेट जगह क्या है अब तक जो भी देखा है, अब तक जो भी देखा है उसमें सबसे फेवरेट प्लेस क्या है, तो मैं बोलूँगा आपसे कश्मीर बोलूँगा आपसे मैं। मतलब मैं श्रीनगर एयरपोर्ट गया, वहाँ से फिर हम लोग जो है वो पहलगांव और वो तो मतलब बहुत ही सुंदर है कश्मीर, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्लीजेंट है और वेदर बहुत अच्छा है उसका और लोग भी बहुत अच्छे हैं। अब देखो क्या है, अब अपन कंट्रोवर्सी वाली बात निकालें, पुराना इतिहास खोजे तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली एक टूरिस्ट के तौर पे मुझसे आप पूछोगे कि टूरिस्ट कितना जान पाता है, एक ही पक्ष देख पाता है उसका। ठीक है, तो मुझे तो कश्मीर में जो है वो बड़ा मजा आया। ठीक है, और उसके बाद यदि आप पूछोगे कि और मुझे समझ में कि हिमालय के आसपास का जो एरिया है, जो भी हिमालय की तराई में, जैसे धर्मशाला गया था मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, है ना। और जो अपना जितना भी जो अपना बागडोगरा, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, इवन आसाम के अंदर बहुत बढ़िया जगह है वो, कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी जगह। तो मतलब जहाँ घूमे हैं, साउथ जो है वो आप, मैं ऐसा बोलूँगा कि दक्षिण का, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो आपको एक अलग कल्चरल टाइप का मिलेगा आपको, कि वहाँ के जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, वहाँ का जो आर्ट है वो डिफरेंट मिलेगा आपको। लेकिन और वहाँ पे एक व्यवस्था मिलेगी आपको। मतलब वहाँ पे मैं सच कहूँ आपसे कि महिला सशक्तिकरण के, वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जो है वो लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक आपको दक्षिणी भारत में देखने मिलेगा, यानी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको देखने मिलेगा वो। खैर, मैं अपनी बातें आपसे कह रहा हूँ। और अब हमारा आपने देखा होगा कि कल हमने आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में जो है गोल्ड प्ले बटन का अनबॉक्सिंग का वीडियो शेयर किया था। बड़ा इवेंट था, मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट था। अभी तक वो फैमिली रिएक्शन मैंने अभी नहीं शेयर किया है, मैं उसको आज शायद रिकॉर्ड करूंगा और डालूंगा बाद में, कि मतलब अभी तक मेरे परिवार में, भारती ने, बच्चों ने गोल्ड प्ले बटन देखा नहीं है। वो मैं ऑफिस से मंगा लूंगा, इनको भी दिखाऊंगा कि कैसा होता है वो, क्योंकि बहुत मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत संघर्ष के बात के, क्योंकि इस पूरे सफर में कई बार अप्स एंड डाउन आते हैं, कई बार लगता है यार छोड़ो नहीं हो पाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। मैंने गौर किया है, लगे रहो तो चीजों को आपके अनुसार होना पड़ता है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, बायोमेंटर्स का एप्लीकेशन 1 मिलियन प्लस, बायोमेंटर्स का यूट्यूब चैनल 1 मिलियन प्लस। ठीक है,
ये बात जरूर है कि इस 1 मिलियन में बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो पहले पुराने सब्सक्राइबर काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, इसमें नए भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, और व्यूज़ उस हिसाब से नहीं है जितने व्यूज़ एक 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर होना चाहिए वीडियोस की, उतने व्यूज़ नहीं है। कारण ये है उसके पीछे ये है कि वो व्यूज़ जो है वो नए सब्सक्राइबर व्यूज़ जो है वो शॉर्ट्स के थ्रू जुड़े हैं, तो वो शॉर्ट्स में व्यू बढ़ रहे हैं। पीछे से देखो वो शॉर्ट्स के व्यू बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो लॉन्ग वीडियोस हैं उनके व्यूज़ कम हो रहे हैं। शायद से सोशल मीडिया का ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है उसमें। तो कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है इसके लिए, और हमारे लिए लाइफ के लिए यदि आप बोलोगे तो हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है वो, ठीक है। अब कई बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर आपने अमर सर को बुलाया, अमर सर ही क्यों, बाकी फैकल्टीज को क्यों नहीं बुलाया आपने गोल्ड प्ले बटन के दौरान। तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू हुआ था तब उस समय अमर सर जब जुड़े थे तब बायोमेंटस से शुरू हुआ था, उसका काम शुरू हुआ था मतलब, और जैसे कि वीडियो में बताया गया कि 41,000 सब्सक्राइबर उस समय थे, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा फिगर था। तो जब अमर सर जुड़े तो उस समय उनके दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं कि ये उनको पता भी नहीं था कि यूट्यूब चैनल में ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो वो एक प्रकार से जो संघर्ष के दिन थे, बायोमेंटर्स के जो इनिशियल डे से जब बिल्ट हो रहा था, बायोमेंटर जब बिल्ट हो रहा था तब वो जुड़े, तब से जुड़े रहे, तब से जैसा उनका व्यवहार है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तब से वैसा आज भी उनका व्यवहार है, ठीक है। कई बार मैं उनको बोलता हूँ बच्चे यार थोड़ा सिंपल फिजिक्स पढ़ा दो, थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट में और डीप डाइव मत करो, बच्चों को कंफ्यूज होता है। कई बार उनको बोला भाई आईआईटी लेवल का हटाओ, शुरू में वो एकदम अपर लेवल रखते थे वो, फिर धीमे धीमे उन्हें समझ में आया कि भाई ये बच्चा जो है नीट का बच्चा है, कई बच्चा, फिर उनको बताया भाई और डिटेल में। तो मतलब कई चीज़ें वो बहुत अच्छे एक्सीलेंट टीचर है, पर कई चीज़ें उन्होंने करते करते आपसे लर्न किया कि अच्छा बच्चों को इसको ऐसे बताऊंगा मैं तो और अच्छे समझ में आएगा। नाउ ही इज परफेक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो संघर्ष के हमेशा याद रखना, जिंदगी में एक नियम याद रखना कि कोई कितनी भव्य इमारत क्यों ना बन जाए, कोई कितनी भव्य इमारत क्यों ना बन जाए, इमारत में सुंदर खिड़कियां दरवाजे लगा दो आप, लेकिन नींव को कभी मत भूलना। तो बायोमेंटर्स की यदि आप नींव बोलोगे तो नींव में अमर सर शामिल है, उसमें सिद्धेश जी शामिल है, उसमें तो कुछ ऐसा स्टाफ है जो शुरू से प्रेजेंट है, बिल्ट होने के समय से प्रेजेंट है, वो स्टाफ नींव के समान काम करता है। वो बाद में एक बने हुए मकान में यदि आप एक अच्छा सा झाड़ फानूस या अच्छा सा शैंडलायर ला के लगा दें आप, तो शैंडलायर उसका नींव का हिस्सा नहीं होगा वो। आज मतलब मैं एक जो है और भी फैकल्टीज को मैं अंदर ले लेता हूं, तो मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो नींव का हिस्सा है, वो अब चलती हुई ट्रेन में सवार हुए हैं और उससे कितना फायदा दूसरों को मिल सकता है वो हमें देखना है। तो रूट जो होती है ना वो हमेशा इंपॉर्टेंट, किसी भी पेड़ में कितने ही फल लग जाए, कितने ही बड़ा पेड़ हो जाए, उसकी जड़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं वही बोलूँगा कि इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग अमर सर के बगैर नहीं किया, उनको मैंने बुलवाया, उन्होंने कहा कि सर आप मुंबई आए, मेरे पास थोड़ा टाइम का, मैं मुंबई आए वो, और यहाँ पे उनका अनबॉक्सिंग हुआ क्योंकि बाकी टीम भी मुंबई के अंदर प्रेजेंट थी, तो आपने देखा। तो उस एक वीडियो का जो सिंपल सा मैसेज है वो ये है कि डोंट फॉरगेट योर रूट्स, के कितने ही बड़े बन जाइए, कितनी आसमान को छू लीजिए, लेकिन रूट को मत भूलिए और रूट का सम्मान हमेशा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट लर्निंग है। हम लोग क्या होता है जीवन में, हम लोग क्या गलती करते हैं, हम आगे बढ़ते आते हैं, पीछे की चीज़ों को हम मिटाते हुए चलते हैं, उनके पीछे की जड़ों को हम छोड़ देते हैं हम, और वो वही प्रॉब्लमेटिक होता है। क्योंकि यदि एक पेड़ ऊपर आसमान की ओर बढ़ रहा है लेकिन जड़ों को ग्रो नहीं कर रहा, वो जड़ें नहीं बढ़ रही, उसकी जड़ों का ध्यान नहीं रख रहा, वो तो मर जाएगा वो। तो हमें वो रूट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। फंडामेंटल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो पुराना, मैंने गौर किया कि जो आपका पुराना जो स्टाफ होता है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल को समझ रहा होता है, वो अपने उसके उसूलों को समझ रहा होता है। नया स्टाफ को उसूलों को समझाने में को वक्त होता है। नया स्टाफ होता है अच्छा ये मार्केट प्लेस है, ये बच्चे हैं, इनको पढ़ा के इनसे फीस लेना, उसके दिमाग में वो बात आती है। पुराने आदमी की नहीं, बच्चे हैं, बच्चों को ठीक सर्व करना है, अपने को सब चीज़ें सेकेंडरी, पहला है सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टूडेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर फोकस करता है। रही बात दूसरी की, हाँ एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि इस पूरी इसमें बायोमेंटस को जिस प्रकार फाइनेंशियली ग्रो करना चाहिए था वहाँ पे थोड़ा सा पीछे रहा, क्योंकि मार्केटिंग जीरो रहा। बायोमेंटस का मार्केटिंग ऑलमोस्ट जीरो रहा इसमें, और जो भी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो सब कुछ जो है वो बच्चों को लुटाई। अभी जैसे मैं कभी कोई देखता हूँ कि कुछ बच्चे कॉलेज में पहुँचे, आवश्यकता होती है तो स्कॉलरशिप के फॉर्म साल में एक बार निकलते हैं, फरवरी के महीने में स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं। उसका भी एक टेक्निकल कारण है कि
एडमिशन सेट हो चुके होते हैं, अब फीस का समय आता है, तो पहले पहले बच्चे अपना मैनेज करते हैं, उसके बाद निकलते हैं फॉर्म वो, ठीक है, और फरवरी के महीने में, और फिर एक बार जरूरत पड़ने पे एक बार दोबारा फॉर्म को रिलीज करता है। अभी एनजीओ का पूरा काम जो है वो भारती देख रही है अभी इस समय को, तो इसलिए क्योंकि वो इसलिए देख रही है कि मेरे साथ बहुत स्कैम हुआ शुरू में, जब मैंने फंड डिसबर्स करने का सोचा, तो मेरे साथ क्या, मैं तो थोड़ा क्या दयालु प्रकृति का आदमी, ज़्यादा कागज फागज देखता नहीं हूँ। आपने बोला, किसी ने बोला, उसके शब्दों पे चले गए, ठीक है भैया ना, तो ये शायद मूर्खता बोले से या भावनात्मक एटीट्यूड बोले, तो उससे नुकसान भी हुआ, कई गलत लोगों को की तरफ फंड डाइवर्ट हो गया, योग्य आदमी को मिल नहीं पाया, तो उसके बाद फिर भारती ने अपने हाथ में, अब भारती थोड़ी क्या वो ग्रिल करने वाली है, वो स्क्रूटनी करेगी, सिलेक्ट करेगी, फिर एक बंदा भेजेगी यहाँ से, जाओ घर मिल के आओ, देख के आओ, ठीक है, उसके बाद में वेरीफाई हो जाएगा, फिर वो फंड रिलीज करती है। तो मतलब करता है स्टाफ ये, लेकिन भारतीय इसका टेक केयर पूरा करती है, इसलिए वो जो अभी इनको एक अवार्ड मिला, एनजीओ ने बहुत काम किया, एनजीओ ने अभी एनजीओ जो है वो अफ्रीकन कंट्री में भी कहीं पे जो है वो ह्यूमन हेल्थ एड के लिए भी कहीं पे जुड़ा हुआ है। अब मैं एग्जैक्ट डिटेल, मतलब मेरे पास सच बताऊँ तो इतना समय नहीं होता कई बार कि मैं इन चीज़ों का डिटेल भी भारतीय से ले पाऊँगा। खैर अच्छी बात है कि वो उसको लगता है कि मुझे, मतलब एक होता ना कि वो बोलती कि तुम इस एनजीओ में काम करके मुझे लगता है कि मुझे कुछ पॉजिटिव करना है, अच्छा मिल रहा है मुझे, क्योंकि वो लोग है ना सरकारी काम करते हैं, ये अपना खुद का काम है कि भाई हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक अच्छी मन को खुशी मिलती है बच्चों को देख के, और जो है वो लाइफ में लोग अच्छा अपने पैरों पे खड़े जाए, बहुत अच्छा। वैसे भारतीय की तो हैबिट है कि कोई त्यौहार होता है तो वो जैसे वो चावल के क्या करती है, वो 2-2 किलो 1-1 किलो के चावल के पैकेट बनवा, राइस के पैकेट बनवा लेती, चावल के, दाल के, है ना, और जो से रोज सड़क किनारे जो नीडी लोग दिखते हैं उनको चावल और दाल उनको जो है वो दे आती है, ठीक है। गाड़ी में, उसकी गाड़ी में हमेशा बिस्किट का पैकेट हुआ, चावल दाल हुआ, कुछ सामान रखा रहता है, जो कुछ मांगता कभी पैसे नहीं, सी नेवर गिव मनी नहीं देती, वो बोलती है कि कम से कम खा पी बना के खाएगा पिएगा आदमी उसको, क्योंकि पैसे का दुरुपयोग होता है, पर ये तो चूंकि ग्रॉसरी है तो इसको खाएगा आदमी, यूज़ करेगा वो, तो वो मदद करती लोगों की, उसका अपना तरीका है। जैसे कभी आप मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो लोग, बाकी सब लोग क्या करते हैं, प्रसाद का वो सब लेके, बड़ा सा सामान लेके ऊपर चढ़ते हैं, वो ऐसा नहीं करती है, वो उसके आसपास देखती है कितने नीडी लोग जो होते हैं, उनको समोसा खरीद के खिला देगी, उनको कचौड़ी डिस्ट्रीब्यूट करा देगी, उनको खाने के लिए बोल देगी वो ना, तो वो उसका एक अलग एटीट्यूड है उस भारतीय का। तो खैर मतलब मैं आपसे यही बोलता हूँ कि हम सब लोगों में है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर भी छिपी होती हैं, और हमें जो है इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हम जो है वो किस, मतलब अच्छाई या बुराई सब में होती है, कोई आदमी ऐसा नहीं इसमें सिर्फ अच्छा हो सके। यदि आप मुझसे बोलोगे तो मैं कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए हालांकि ये, क्योंकि हम सब रामायण पढ़े, तो भगवान श्री राम ने भी कुछ गलतियाँ की, उन्होंने भी उन गलतियों, तो वो यही बता रहे कि मानवीय रूप है, उनका भी संकेत ये था कि मानवीय रूप में जब आप आओगे तो आपसे गलतियां होंगी, लेकिन आप तब भी ईश्वर बन जाओगे यदि अपने गलतियों की तुलना में अच्छे काम अधिक किए आपने, आपके इंटेंशन ठीक है, आपने अच्छे काम किए, तब भी आप ईश्वर तुल्य हो जाओगे गलतियों के बावजूद। तो गलतियां मनुष्य से ना हो ये पॉसिबल नहीं, लेकिन गलतियां कम हो ये पॉसिबल। गलतियों का उद्देश्य, पीछे छिपा उद्देश्य जो है वो लापरवाही या समझ ना पाना हो सकता है, लेकिन जानबूझ के की गई गलती नहीं है, वो अपराध है। जानबूझकर की गई गलती नहीं, अपराध है। यदि आप जानते हैं कि आपको सिलेक्ट होना है, अच्छा लाइफ में करना है, आगे बढ़ना है, आपको आपके परिवार के लिए अच्छा करना है, और आप तब भी नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पता है सब कुछ कि गोल क्यों करना है, अचीव करना है, पर तब भी आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो गलती नहीं है, वो अपराध है, अपने आप से किया गया अपराध। और अपने आप से किए गए अपराध बहुत बाद में बहुत फलते हैं, ठीक है, बाद में बड़ा दुख देते हैं। जानिए अपने आप को, टॉक टू यूर सेल्फ, अपने आप से बात कीजिए, बहुत फर्क पड़ता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।